हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्य पुस्तक सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा के संगठन, कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद का अर्थ है सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है, लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा को कुलीन तंत्रीय संस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है क्योंकि सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, लोक सदन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सेनापति, वायसराय, न्यायवेत्ता, ख्याति प्राप्त व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते हैं। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद लॉर्ड सभा में केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड, जिनकी संख्या 26 है, यह संख्या निश्चित है। वंशगत अथवा पैतृक पीयर, दिसंबर 1999 से पारित अधिनियम के अनुसार इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रथम श्रेणी में दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य आते हैं। द्वितीय श्रेणी में पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। तृतीय श्रेणी में राजघराने के सदस्य के रूप में सदस्य आते हैं। ये वर्तमान में संख्या इनकी 75 है। निर्वाचित दलीय सदस्य 16 पदधारी सदस्य हैं। आजीवन पीयर। आजीवन पीयर 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट ने सम्राट को प्रधानमंत्री से परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। इस एक्ट के माध्यम से आजीवन पीयरों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। सार्वजनिक अथवा सामाजिक जीवन के प्रतिष्ठित अनुभवी स्त्री अथवा पुरुष को सम्राट आजीवन पीयर नियुक्त कर सकती है। वर्तमान में 561 इनकी संख्या है, 121 इसमें महिलाएं हैं। चौथे प्रकार के सदस्य 2005 ईस्वी तक होते थे, जिन्हें 2005 ईस्वी के द्वारा हटा दिया गया है। गत वर्षों में लॉर्ड सभा की रचना में 2 दृष्टि से परिवर्तन आया है। प्रथम 1958 के पूर्व लॉर्ड सभा एक पूर्णतया पुरुष सदन था। द्वितीय आजीवन पीयरेज अधिनियम 1958 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि सम्राट महिलाओं को आजीवन पीयर बना सकती है और लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर सकती है। लॉर्ड सभा के अनेक परंपरागत विशेषाधिकार यद्यपि समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोक सदन के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप में पहुंच सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। पीयर पद की प्राप्ति से एक और यदि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी और कुछ अयोग्यताएं भी जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पीयर को लोक सदन के चुनाव में मताधिकार और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई पीयर लोक सेवा अधिकारी है तो उसे लॉर्ड सभा में बैठने का तो अधिकार है, किंतु वह न तो भाषण दे सकता है और न ही मतदान में भाग ले सकता है। लॉर्ड सभा का स्पीकर 2005 ईस्वी तक व्यवस्था यह थी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं तथा उनमें एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी में कहा गया है कि लॉर्ड सभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं लॉर्ड सभा द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। इस व्यवस्था के अनुसार लॉर्ड सभा के द्वारा 2006 में
लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड सभा में अब लोक सदन के समान ही निर्वाचित अध्यक्ष और मनोनीत अध्यक्ष नहीं हैं। लॉर्ड सभा के इस स्पीकर को लोक सदन के स्पीकर के समान ही सदन को अनुशासित और नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अनेक अवसरों पर अवित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तावित भी किए गए और इस सभा ने उन पर बड़ा उपयोगी कार्य भी किया। लॉर्ड सभा की विधायी शक्तियों में लोक सदन में पारित होने के बाद भेजे गए विधेयकों पर भी लॉर्ड सभा पूर्ण रूपेण विचार करती है और इसमें वह अनेक ऐसे संशोधन करती है जिन्हें लोक सदन औचित्य के कारण स्वीकार कर लेता है, किंतु विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोक सदन दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो तो वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या ना किया हो। 1 वर्ष का यह समय विधेयक को लोक सदन में पहले पारित होने के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर उसके दूसरी बार पारित होने के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाया जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा विधेयक को प्रस्तावित करने, 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में बहुत निर्बल है। वित्तीय विधेयक न तो पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, न ही लॉर्ड सभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हें अनिश्चित काल तक रोके रख सकती है। यह वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लॉर्ड सभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना लोक सदन के विवेक पर ही निर्भर करता है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, आवश्यक रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लोक सदन की भांति ही लॉर्ड सभा को भी अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सके। वह शासन की नीतियों तथा कार्यों पर खुला वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। लॉर्ड सभा के अनेक सदस्य विभिन्न व्यवसायों में दक्ष और विधि विशेषज्ञ होते हैं तथा इस सभा के पास समय का अभाव नहीं होता, इसलिए लॉर्ड सभा लोक सदन की तुलना में भी यह कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है। इस प्रकार लॉर्ड सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पद से हटाने अथवा पदच्युत करने का कार्य लोक सदन के द्वारा ही किया जा सकता है, लॉर्ड सभा के द्वारा नहीं। न्यायिक शक्तियाँ, लॉर्ड सभा को न केवल व्यवस्थापन वरन न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्याय के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है।
लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसके सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, वरन उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लॉर्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद कानून द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। लॉर्ड सभा की आलोचना। लॉर्ड सभा की आलोचना वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लॉर्ड सभा निरंतर आलोचना की पात्र रही है। लॉर्ड सभा की आलोचना करते हुए यह कहा जाता रहा है कि यह निहित स्वार्थों का दुर्ग है। इसमें अनुदार दल को स्थायी रूप से बहुमत प्राप्त है तथा इसके सदस्य अनेक कार्यों के प्रति बहुत अधिक उदासीन हैं। आज लॉर्ड सभा की रचना और कार्यकरण की जो स्थिति उसे प्राप्त है, उसे दृष्टि में रखते हुए लॉर्ड सभा की आलोचना अलोकतंत्रीय संस्था, निहित स्वार्थों का दुर्ग, दोषपूर्ण प्रक्रिया, द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता और विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरर्थकता के रूप में की जाती है। लॉर्ड सभा की उपयोगिता। यद्यपि शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा बहुत अधिक निर्बल है और रचना के आधार पर इसे बहुत अधिक दोषपूर्ण कहा जाता है, फिर भी सामान्य विचार यही है कि लॉर्ड सभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए इसे बनाए रखा जाए। लॉर्ड सभा की उपयोगिता के आधार इस प्रकार हैं। यह लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखती है, लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है, सभी वर्गों के प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार होने के साथ यह जनमत को प्रभावित करने का साधन है। यह व्यवस्थापन कार्य में सहायक होने के साथ ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल भी है। ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन क्षेत्र में लॉर्ड सभा की उपयोगिता बताते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। आज हमारे अध्ययन का विषय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सभी ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन, लोक सदन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।